हमको वोट करें। हमने आज सवेरे भाईंदर में भी इसी तरह का संवाद सम्मेलन रखा और इसीलिए हमने हमारे साथीदार को कहा कि ये कांग्रेस पार्टी की मीटिंग नहीं है, आप कांग्रेस का नारा मत लगाओ। इसलिए मैंने उसको रोका कि आप सर्वसामान्य जनता है और सभी पार्टियों के भी मानने वाले हो सकते हैं या किसी पार्टी को नहीं भी मानने वाले हो सकते हैं, तो ये जन संवाद का कार्यक्रम है। इसलिए हमने हमारे साथीदार को रोका कि कांग्रेस का नारा यहां मत लगाइए। 145 मीरा भाईंदर के चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस हो चुका है। 20 नवंबर को चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस की तरफ से मैं उम्मीदवार के रूप में आपके सामने हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे को डिक्लेयर करें। ये हकीकत बोलता हूं, ये राजनीति में कभी भी कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं स्टेट कांग्रेस कमेटी का, इसके लिए मैं ये कह नहीं सकता जब तक ऑफिशियल दिल्ली से डिक्लेयर नहीं हो तब तक मैं कह नहीं सकता कि आई एम द कैंडिडेट। तो इसलिए मैंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस की तरफ ये सीट है और हो सकता है कि मैं कैंडिडेट हूं। मगर उससे पहले हमने ये सोचा कि हम आप लोगों से सवाल पूछें और आपकी समस्या जाने। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे समस्या मालूम नहीं है, क्योंकि जो बगीचा लगाता है बागवान होता है। बागवान समझते हो ना, बगीचा लगाने वाला गार्डनर। तो हमने ये गार्डन बनाया, हमने इस बगीचे को लगाया, इसमें अच्छे खासे फल फ्रूट भी आए। मगर जब हमारा हार्वेस्टिंग का टाइम आया तब जनता ने उठा करके हमको वॉचमैन बनाया और दूसरे के ताबे में बगीचा दे दिया। और उसने क्या किया, 10 साल में फल फ्रूट्स तो खाया ही खाया, मगर बगीचे का ध्यान नहीं दिया। उस बगीचे के अंदर के लगे हुए फूल पौधे को कीड़े मकोड़े लग गए, रेड एंड्स लग गए। आज उस बगीचे में बीमारी ही बीमारी पलती है और लोग अभी उससे परेशान हो गए हैं। और वही परेशानी और बीमारी की बातें आपने कही, वो पानी है, वो रास्ता है, वो मेट्रो है, वो बस है, वो ट्रेन है, वो प्लेग्राउंड है, वो गार्डन है, वो कॉलेज है। किसी भाई साहब ने कहा कि कोई यूनिवर्सिटी बनाने वाला है, बरियल ग्राउंड है, शमशान है, कब्रिस्तान है, स्लॉटर हाउस है, मार्केट है, फिश मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, रिक्शा स्टैंड है, बस डिपो है। ये सारी समस्या इस शहर में है या नहीं है? है ना? तो 10 साल में आपने चुन करके भेजा, लोगों को भेजा। लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की ये खूबसूरती है कि वो हर 5 साल में हर एक को अपॉर्चुनिटी देती है कि जनता अपना लोक प्रतिनिधि और दूसरी पार्टियों के नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके दे, इस उम्मीद से कि वो आपके समस्याओं का समाधान करे, शहर का विकास करे, राज्य के अच्छे प्रशासन में मदद करे और राज्य से आपके शहर में और कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार से फंड लाए और आपके समस्याओं का समाधान करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। यही काम है एमएलए का। आपने जितनी समस्या बताई उसमें से 50% समस्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संदर्भ की है, जो सिविक समस्या है, कचरे की, हॉकर्स की, कचरा नाली की, ये दुकानों के सामने टपरियां लगने की, या दुकानदारों ने हॉकर फुटपाथ कैप्चर कर लिया है। मगर 10 साल से आप लोगों ने इस शहर में आपने मेजोरिटी किसको दिया? आपने मेजोरिटी किसको दिया? आपने मेजोरिटी बीजेपी को दिया ना? दिया ना? और 10 साल में राज्य में की सरकार, महायुति की सरकार, आपने महायुति की सरकार भी उनको दी राज्य में, आपने कॉर्पोरेशन भी उनके ताबे में दिया, आपने केंद्र सरकार भी उनके ताबे में दिया, बीजेपी के, दिया ना? हाँ या ना तो बोलिए। मैंने आपका सवाल सुना, अब मैं उसका जवाब भी दे रहा हूं आपको।
और आपकी समस्याओं का समाधान भी बताऊंगा मैं आपको। किसी ने ये पूछा कि आपके पास इस शहर के लिए क्या आगे के डेवलपमेंट के लिए प्लान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमने पिछले 40 साल में, मेरा राजनीतिक सफर 40 साल का हो गया है। 85 में मैंने स्टार्ट किया, आज 2024 है। 18-19 साल की स्टार्ट किया, आज उम्र 59 की है। 40 साल का सफर छोटा सफर नहीं होता है। 2 जनरेशन हो जाते हैं। 20 साल का लड़का 40 साल का, नया पैदा हुआ वो 20 साल का, 40 साल का आदमी 60 साल का, 60 का 80 का और 80 का 100 का। तो 2 जनरेशन हमने पॉलिटिक्स में यहां काम किया। हमने किया, हमारे परिवार ने किया। मगर इन 40 साल में और हमारे परिवार के 65 साल में कोई ये नहीं कह सकता कि इस परिवार के ऊपर किसी करप्शन का केस है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुजफ्फर के ऊपर कोई क्रिमिनल केस है, किसी को मारा, पीटा, लूटा, जमीन खाया, टीडीआर घोटाला किया, बोगस डॉक्यूमेंट बनाया, म्युनिसिपैलिटी में टेंडर लिया। कोई ये इल्जाम नहीं लगा सकता। लगा सकता है क्या? एक ही बात कह सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि मुसलमान है, ये मुस्लिम है, इसको वोट नहीं देना है, इतनी ही बात कह सकते हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन में हर जाति बिरादरी को इस लोकतंत्र के अंदर वोट मांगने का अधिकार है, पार्लियामेंट में जाने का अधिकार है, कॉर्पोरेशन में जाने का अधिकार है, विधानसभा में जाने का अधिकार है या नहीं है? उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको भी बताया है सेक्युलरिज्म, सर्वधर्म समभाव। तो सेक्युलरिज्म की परिभाषा इन्होंने कर दिया हिंदू और मुसलमान। सेक्युलरिज्म की परिभाषा हिंदू मुसलमान नहीं है, सब जाति बिरादरी, धर्म, भाषा, इन सबको संगठित रखना, ये सेक्युलरिज्म है। तो 10 साल में इन्होंने सेक्युलरिज्म की परिभाषा बदल दिया। 10 साल में लोगों की विचारधारणा बदल दी, करप्ट कर दिया, फैनेटिज्म की तरफ लेके चले गए, हिंदू मुसलमान की तरफ लेके चले गए। आदमी वोट देने को जाता है तो ये सोचता है मेरी जाति का है क्या, मेरे धर्म का है क्या, मेरी भाषा का है क्या, मेरी प्रांत का है क्या। उसके बाद में सोचता है मेरे रिश्तेदार है क्या, मेरी गली का है क्या, मेरे मोहल्ले का है क्या। आपको नगर सेवक चुनने का रहता है काई के लिए? वाटर गटर मीटर के लिए, सही है। आपको विधायक चुनने का रहता है काई के लिए? कि महाराष्ट्र के विधिमंडल में जाकर के वो कायदे कानून बनावे, उस कायदे कानून को आपके मतदार संघ में और स्टेट में इंप्लीमेंट करें। लॉ एंड ऑर्डर की बात करी यहाँ पे किसी ने, पुलिस महकमे की बात करी आपने। केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपने क्षेत्र के लिए वो पैसे लावे, निधि लावे, डेवलपमेंट का काम करे। जो काम राज्य सरकार के माध्यम से होने का है तो वो विधानमंडल के अंदर उसको प्रस्तावित करे। ये आमदार का काम। पार्लियामेंटेरियन का काम क्या है? लोकसभा वाले का काम क्या है? कि देश के अंदर कायदे व्यवस्था तो उसने देखना है, मेंटेन करना है, और देश के अंदर जो कायदे बन रहे हैं उसके ऊपर उसने ध्यान रखना है और प्रशासन को सही तरकीब से चलाना है। ये उसका काम। क्या ये चीजें हो रही है? नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं ट्रेन ट्रैक से नीचे उतरते जा रही है। आपने जो सवालात उठाए उसके मैं जवाब देता हूं। पानी के लिए 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी इस सिटी में आए थे, शहर में आए थे। कितने लोग को मालूम है? हाथ ऊपर उठाइए। आप सभी को मालूम है। उन्होंने कहा था कि 2019 में हम इस सिटी को 300 MLD पानी दे देंगे। कभी कहा? 2017 में। कब मिलने वाला था पानी? 2019 में। 2017 में इस शहर की आबादी थी 8 से 9 लाख या 10 लाख के आसपास। आज इस शहर की आबादी है 12 से 15 लाख। 7 साल में इस शहर की आबादी बढ़ गई। नए कंस्ट्रक्शन आ गए, नए लोग रहने को आ गए, डबल हो गई ना पॉपुलेशन। 8 से 15 लाख बोले तो ऑलमोस्ट डबल हो गई। पानी उतना ही है 200 MLD, अब पॉपुलेशन डबल हो गई। तो आपको जो पानी नहीं आता है वो इस वजह से नहीं आता है कि शहर की वस्ती बढ़ गई, मगर आपको जो गलत आश्वासन दिया गया, आपको जो दिशा भूल की गई, उसके वजह से आपको पानी नहीं आया। वो योजना आज तक पूरी नहीं हुई। राज्य में सरकार किसकी है? महायुति की। कॉर्पोरेशन में सरकार किसकी है?
बीजेपी की। मंत्री कौन है? फडणवीस साहब। मुख्यमंत्री कौन है? शिंदे साहब। आमदार किसके हैं? सेना बीजेपी के है ना। इस सिटी के अंदर सीएम और डीसीएम हर हफ्ते इस शहर में आते हैं, उद्घाटन करते हैं। अभी इस इलेक्शन में फिर आएंगे, अगले 8, 10, 15 दिन में ही आएंगे और आके आपको बोलेंगे आपको हम 6 महीने में पानी देने वाले हैं, और आप लोग तालियां बजाएंगे और आप लोग वोट देंगे। मैं आपको बता देता हूं, पानी 6 महीने में आ नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने योजना का काम ही पूरा नहीं किया है। योजना का काम ही इन्होंने पूरा नहीं किया। मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, ये मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कई मीडिया आपको दिखाया कि किसी के यहाँ से लाइन जा रही है तो उसने काम रोक दिया, वो लोक प्रतिनिधि है। किसी के यहाँ पानी की टाकी बन रही है तो उसने काम रोक दिया, वो लोक प्रतिनिधि है। और इन्हीं सत्ताधारी है तो ये पानी की समस्या है। जनसंख्या बढ़ गई, पानी उतना ही है। जो योजना 2019 में होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आपके सामने फिर आएंगे, अभी आएंगे, 8-15 दिन में आएंगे, आपको फिर आश्वासन देंगे और फिर आपका वोट लेके जाएंगे। अब आइए, रेलवे के ऊपर केंद्र सरकार के अख्तियार में है। 10 साल से केंद्र सरकार है बीजेपी की। पीयूष गोयल जी रेलवे मंत्री रहे, इस शहर में 10 बार आए, अभी फिर आएंगे। अभी तो बोरीवली बाजू के मतदार संघ के एमपी है, वो मंत्री है, फिर आएंगे और फिर आपको बोलेंगे हम आपको यहाँ से गुजरात की ट्रेन छोड़ने वाले हैं, हम आपके लिए राजस्थान की ट्रेन छोड़ने वाले हैं, हम आपके लिए यूपी के लिए ट्रेन छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये वोट बैंक उनको लगता है कि उनकी मिल्कियत है। मगर ऐसा कुछ होने नहीं वाला, आपको गलत आश्वासन देके जाएंगे। मीरा रोड से ट्रेन चालू करने के लिए मैं जब से नगर सेवक बना हूं, 1990 में हमने तब से प्रयास किया। 2 प्लेटफॉर्म थे, 1 नंबर 2 नंबर, उसको 4 करवाया, 9 डब्बे की ट्रेन को 12 करवाया, और आज जो भी मीरा रोड स्टेशन पे डेवलपमेंट दिखता है उसके अंदर मेजर शेयर हमारी मेहनत का है। आपने भले ही 10 साल से हमको आमदार नहीं बनाया, हमारे लोगों को कॉर्पोरेशन में नहीं भेजा, मगर मीरा रोड और भाईंदर ये पूरे शहर के लिए हमने काम किया। भाईंदर वेस्ट से अभी ये लोक बस्ती, किसी ने डेवलपमेंट प्लान के बारे में कहा, किसी ने ये पूछा आप में से कि आपके पास क्या योजना है, तो मैं आपको बताऊं कि जब हम पहली बार नगर सेवक बने, नगर पालिका बनी, 97 में डेवलपमेंट प्लान बनाया, उसमें 385 रिजर्वेशन बनाया। किसी ने कहा कि उस रिजर्वेशन को रेसिडेंशियल बना दिया है, फिर उसके आगे आप क्या करोगे, तो हमने उस वक्त की डेवलपमेंट प्लान के लिए जो पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन जो थी 8 to 12 लाख का पॉपुलेशन के हिसाब से प्लानिंग किया था, जो एक्चुअल में उतना हुआ। 2017 में डेवलपमेंट प्लान का टर्म खत्म हुआ, 7 साल हो गए। नया प्लान ये सरकार ने बनाना चाहिए था, ताकि अगले 20 साल ये शहर का दशा दिशा, रिजर्वेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा ये सरकार ने बनाना चाहिए था, मगर नहीं बनाया। मगर हमने हमारा काम किया। हमने इस जो नए बनने वाले डेवलपमेंट प्लान में 50 से ज्यादा हमारे सजेशन दिए। उसमें सजेशन क्या है, भाईंदर मीरा रोड और भैंसर से भाईंदर वेस्ट में लिंक रोड कनेक्ट होना चाहिए, जो हमने पृथ्वीराज चौहान साहब के टाइम में सैंक्शन कराया। आज तक उस रोड का काम इन्होंने नहीं किया। इनके सीआरजेड के अंदर इनकी होटलें बन सकती हैं, इनके मकान बन सकते हैं, इनकी बिल्डिंगें बन सकती हैं, मगर सीआरजेड में से वो रोड बनाने की परमिशन इन्होंने नहीं दी। हमने सूचना दी थी विलासराव देशमुख के टाइम कि जो मेट्रो है, इस मेट्रो को भाईंदर जाना चाहिए, उत्तन जाना चाहिए, गोराई जाना चाहिए, एसलगढ़ जाना चाहिए, वहां से बोरीवली कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो नया डीपी बन रहा है उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन जो बढ़ने वाली है वो भाईंदर वेस्ट में बढ़ने वाली है, मीरा रोड के ऑपोजिट के डायरेक्शन में बढ़ने वाली है। अभी आपको आने जाने के लिए शहर के लिए सिर्फ दहीसर चेक नाके से काशीमीरा भाईंदर रोड है, उसके ऊपर मेट्रो का स्टेशन बन रहा है, मेट्रो बन रही है। रास्ता नीचे कितना बच गया आपकी नजरों के सामने है। जब वो 10-12 लाख की पॉपुलेशन रहेगी
तो यही भैंसर टोल नाके से आपको आना जाना पड़ेगा। इसलिए हमने प्रावधान दिया कि भईंदर वेस्ट और मीरा रोड से भैंसर से रास्ता बनना चाहिए, जो ये लोग बना नहीं रहे। मेट्रो ले जा करके वहां पे भईंदर वेस्ट तक छोड़ी, वहां लिटिगेशन हुआ, उसको राय मुर्दा तक लेके गए, वहां प्रॉब्लम हुआ, उसको ले जाके डोंगरी में छोड़ दिया, उसके आगे कुछ भी नहीं। हमारा सजेशन था कि बोरीवली से इस तरह से एक रिंग बने जिसके वजह से भईंदर का जो क्राउड है, उत्तन का जो क्राउड है, वो बोरीवली से उसी इलाके में आवे और वहीं से बाहर चले जाए। तो इस शहर को 3 एंट्री पॉइंट रहेगी और 3 एग्जिट पॉइंट रहेगी, मगर उस पर काम नहीं हुआ। जो रिजर्वेशन की आपने बात करी, पिछले 10 साल में इन्होंने गार्डन, प्लेग्राउंड और स्कूल के, आप सुनिए, जिसने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाएंगे, जो आपको बोल करके गया यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, उसने सुनना है मैं क्या कह रहा हूं। हमने जो गार्डन, प्लेग्राउंड, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के रिजर्वेशन कराए थे, पिछले 10 साल में 30% रिजर्वेशन को इन्होंने कैंसिल किया और रेसिडेंशियल बनाया। जो लोग सत्ता में बैठ करके ये काम करते हैं कि जहां एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, जहां गार्डन, प्लेग्राउंड बनना चाहिए, वो आकर के आपके समाज के कार्यक्रम में बोल के जाते कि हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उनको पूछना चाहिए कि आपने जो नया प्लान बन रहा है उसमें यूनिवर्सिटी के लिए कहां प्रावधान दिया आपने? मैं बताता हूं कहां बनने वाला है। आशा के पाड़ा के पास में एक MIT इंस्टीट्यूट है, MIT इंस्टीट्यूट, गूगल कर लीजिए। उसने 25 एकड़ की जमीन खरीदी है, जिसमें भी पॉलिटिशियन और बड़े लोग, और इन्हीं के लोग हैं। वहां ग्रीन जोन को उस MIT इंस्टीट्यूट के लिए जो नया प्लान बन रहा है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है। तो वो आकर के आपके सामने भाषण करके गए कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं, 5 स्टार होटल बनाने वाले हैं। तो 5 स्टार होटल तो खुद की बन गई है, 5 स्टार होटल तो खुद की बन गई, CRZ में बन गई, ग्रीन जोन में बन गई। तो आपके सामने आते हैं जब लोग इस तरह के झूठे वायदे करके जाते हैं और आप लोग उस बात को मान लेते हो। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने जो मार्केट्स है, जो हमने रिजर्वेशन करवाए थे, फिश मार्केट, भाजी मार्केट, उन मार्केटों को डेवलप करने का काम ये महापालिका का है। तो महापालिका ने उसको प्राइवेटाइज में दे दिया। जो मार्केट बनाने का ऐसा छपरा लगता है, खाली 25-50 लाख 1 करोड़ में बनता है, वो प्राइवेटाइज कर दिया कि कोई प्राइवेट आदमी बनाएगा और मार्केट वालों से भाड़ा खरीद लेगा। और महानगर पालिका ने जो समाज के नाम पे भवन बनाए, किसी ने यहाँ पे कोई भवन के भी नाम लिया, उसके लिए 25 करोड़ 50 करोड़ रुपया आपके टैक्स का पैसा खर्चा किया और वो बैंक्वेट हॉल बनाया। क्या आपके शहर में आपके नजरों के सामने हो रहा है? आपके शहर में आपके नजरों के सामने हो रहा है। आपके समाज के नाम पे भवन बनाता जाता है और उसको बैंक्वेट हॉल के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को, कैटरर को, डेकोरेटर को चलाने को दिया जाता है। जो गरीब आदमी, जो कॉमन आदमी को जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसका ये हाल। भईंदर के अंदर जो भी मार्केट का प्रोविजन हमने किया वो इन्होंने रद्द कराया नए प्लान में। शमशान कब्रिस्तान बरियल ग्राउंड का जो नए प्लान में हमने सजेशन दिया, वो उसको इन्होंने कैंसिल करने के लिए परसों आंदोलन कर दिया कि नहीं चाहिए। अरे इंसान पैदा होगा तो अंतिम यात्रा भी तो उसकी होगी। अगर हर आदमी ये कहेगा कि ये मेरे पास नहीं होना चाहिए, तो जाएगा कहाँ? हाईक्लाउड में? हाईक्लाउड में जाएगा क्या? ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अस्पताल आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल बेसिक रिक्वायरमेंट है। मैं MLC था तो मैंने ये इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनाया, आपके साथ बनाया ना, ब्लड बैंक बनाया, लाइब्रेरी बनाया, बारग्रुप बनाया, MLC फंड से बनाया। हम उपमहापौर थे, महापालिका हमारे पास थी, हमने बनाया। इन्होंने क्या किया? उस लाइब्रेरी को बंद कर दिया, तो डायग्नोस्टिक सेंटर बना के प्राइवेटाइज दे दिया, लाइब्रेरी बंद कर दिया। मतलब पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है शहर में, एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जो उन भाई साहब ने कहा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, लाइब्रेरी के रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया है शहर में। जो लाइब्रेरी चलती थी उसको बंद कर दिया है। जो इंदिरा गांधी अस्पताल हमने यहाँ बनाया, जो टेम्बा हॉस्पिटल भईंदर में है, जो हॉस्पिटल की किसी ने बात करी, जो टेम्बा उसका नाम था, पंडित भीमसेन जोशी नाम उसका रखा। 10 साल में मुख्यमंत्री आए, बड़े बड़े मंत्री आए, उसका नामकरण हुआ और गवर्नमेंट के ताबे में दिया।
उस अस्पताल के लिए चलाने के लिए साल का 100 करोड़ रुपए का फंड स्टेट गवर्नमेंट ने देना चाहिए मिनिमम, मगर उसके लिए फंड नहीं आता है। आपके सामने आमदार बोलते हैं हमने इसके लिए 25 करोड़ लाया, 50 करोड़ लाया, मेट्रो के लिए लाया, इसके लिए लाया, रोड के लिए लाया, गार्डन के लिए लाया, मगर वो अस्पताल का नाम नहीं है। पंडित भीमसेन जोशी के अस्पताल के लिए इतना करोड़ रुपया लाया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को चलाने के लिए इतना करोड़ लाया। मैंने इस हॉस्पिटल में अपने एमएलसी फंड से डायलिसिस की मशीन दी थी, वही मशीन आया आज तक। 2004 में कुछ 7 मशीन दी, 2013 से 16 में विधायक था, वापस फिर मैंने उस वक्त 5 मशीन दी, वही 12 मशीन है। 10 साल में इन्होंने ये नहीं सोचा कि गरीब आदमी डायलिसिस करने के लिए एक डायलिसिस करने को 2,500-3 हजार रुपया लगता है। जहाँ म्यूनसिपालिटी में हमने इस तरह की व्यवस्था करी थी कि मिनिमम नॉमिनल कॉस्ट में होता था, इन्होंने एक डायलिसिस की मशीन नहीं दी। पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल के लिए राज्य सरकार से कोई योजना के अंदर पैसा, कोई बजट के अंदर निधि इन्होंने नहीं लाई। इसके लिए सर मैं बेसिक बातें कर रहा हूँ आपसे। अरे मैं जो विधायक का काम है वीडियो मेरे पास राज्य सरकार से पैसे लाना और यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे लगाना, जिससे लोगों को रास्ता, वाटर, गटर, मीटर, अस्पताल ये फैसिलिटी मिले। आपको नहीं किया 10 साल में, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं किया। ना अस्पताल का काम किया, ना लाइब्रेरी का काम किया, ना स्कूल का काम किया। किसी ने म्यूनसिपालिटी के स्कूल की बात करी, यहाँ पर स्कूलों में चले जाइए आप, जितनी स्कूल हमने शुरू करवाई थी उतनी ही म्यूनसिपालिटी की स्कूल है। आज गरीब के बच्चे इस शहर के अंदर तकरीबन 10, 12, 15 स्लम एरियाज है। भईंदर वेस्ट के अंदर है, थोड़ा उत्तर के अंदर है, थोड़ा ईस्ट के अंदर है, माशा के पहाड़े के अंदर है। इस तरह से स्लम्स के एरिया है। उन स्लम्स के एरिया के अंदर रहने वाला, रिक्शा चलाने वाला गरीब आदमी है। आपके शहर में, हमारे शहर में रोजी रोटी कमा करके भाजी तरकारी फ्रूट बेचने वाला वो गरीब आदमी है। आपके घर में नौकर करके, मेड करके, काम करके आने वाला वो गरीब आदमी है। आपके पास जो ड्राइवर बोल के काम करता है वो गरीब आदमी है। वो गरीब आदमी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, वो कहाँ शिक्षण लेंगे, वो गरीब लोग दवा लेने के लिए कहाँ जाएंगे? ये सोच करके हमने ये अस्पताल, स्कूल और म्यूनसिपालिटी की स्कूल बनाई। मगर 10 साल में म्यूनसिपालिटी की स्कूल के अंदर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जाके देख लो म्यूनसिपालिटी की स्कूल का हाल क्या है, म्यूनसिपालिटी के स्कूलों का हाल क्या है, वो जाकर के देख लीजिए आप। तो एजुकेशन इनको नहीं चाहिए, लाइब्रेरी इनको नहीं चाहिए, अस्पताल इनको नहीं चाहिए, डायलिसिस मशीन इनको नहीं चाहिए। आपको झूठे वायदे पानी का किए वो आपको नहीं मिल रहा है। मेट्रो आपके शहर में आने वाली थी, 2017 में कह के गए कि 2019 में मेट्रो लाएंगे। कहा था कि नहीं? कहा था कि नहीं कहा था? मैंने 2017 के कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कहा था कि अगर 2 साल में मेट्रो आ जाएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इतनी ताकत से कहा था, हिम्मत से, ताकत से कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि झूठ बोल रहा। और मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने नहीं लाई। इसके लिए आज मैं आपके सामने उम्मीदवार करते हूं, न तो मुझे भी राजनीति छोड़ के खेती करना पड़ता था। क्या काम हुआ, क्या काम हुआ? हमने जब महापालिका की सत्ता 2014 में छोड़ी, आप लोगों ने छोड़ने लगाया। जब हमने छोड़ी तभी शहर में 4-5 हजार के करीब हॉकर्स थे। कॉर्पोरेशन टेंडर निकालती थी 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए का, जो पावती फटती थी 10, 20, 25, 30 रुपए की। आज इस शहर में 2024 में 15 से 20 हजार हॉकर्स हैं। आप लोगों ने हॉकर्स की बात करी, हॉकर्स की दादागिरी की बात करी, हाथ गाड़ी की बात करी, अंडे की गाड़ी की बात करी, बड़ा पाव की गाड़ी की बात करी। 20 हजार के करीब ऑफर्स है और म्यूनसिपालिटी 14 से 15 करोड़ रुपए का टेंडर निकालती है। पता कर लो जाकर के टेंडर कौन देता है। ये जो कॉर्पोरेशन में बैठ के चुन के गए हैं, जो विधानसभा में चुन के गए, उन्हीं के लोग टेंडर लेते हैं, उन्हीं के लोग टेंडर लेते हैं। आप फोन करो, आप फोन करो, पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि आमदार इनके, कॉर्पोरेशन इनकी, तो कोई म्यूनसिपालिटी का अधिकार हिम्मत नहीं कर रहा, कोई कॉर्पोरेशन वाला हिम्मत नहीं कर रहा है। हमने पुलिस कमिश्नरेट बनवाया, हमको 20 साल लगे। आज जो पुलिस कमिश्नरेट आपको दिखता है आसमान से नहीं आया, इसके लिए 20 साल लगे। मेरे पास पब्लिक रिकॉर्ड है,
असेंबली में जाकर के आप पब्लिक डोमेन में देख लीजिएगा कि मुजफ्फर हुसैन ने कितने सवाल उठाए, कितने जवाब मिले और कब कब क्या क्या हुआ है। हमने जब पुलिस कमिश्नरेट बना तब 4000 पुलिस फोर्स सैंक्शन करवाए। 10 साल में अभी फरवरी की 15 तारीख तक पूरे मीरा भाईंदर वसे विरार तक सिर्फ 1000 पुलिस फोर्स था 30 लाख की आबादी के लिए। यहां से लेकर विरार तक के 30 लाख की आबादी है, सिर्फ 1000 पुलिस फोर्स था। जब ये कम्युनल टेंशन हुआ जनवरी में, तब हम सरकार और प्रशासन के पीछे पड़े और 1000 एडिशनल फोर्स आया। आज भी 4000 पुलिस फोर्स पूरा नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कौन है गृह मंत्री, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है विधायक? यही लोग जिनको आपने चुनके दिए। तो कहां से पुलिस का काम पूरा होगा? कहां से हकम सटेंगे? ये सवाल के जवाब, आपने जो सवाल पूछा उसकी ये जवाब है। आप बोलेंगे साहब आप तो हर बात उनसे बोल रहे हो। तो लोकतंत्र में जिनको आप चुन के देते हो उसका काम होता है परफॉर्मेंस करने का। हम तो विरोधी पक्ष में होकर भी शहर के लिए हमने सुझाव दिए। किसी ने पूछा है यहाँ पे कि आपने क्या सुझाव दिया? अभी सुनिए, हमने जो नए रिजर्वेशन के लिए सुझाव दिए, जो सरकार उस पर फैसला नहीं करती है क्योंकि बिल्डर्स का इंटरेस्ट है, आमदारों का इंटरेस्ट है, सरकार का इंटरेस्ट है। आपके स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के बारे में आपने कहा, डीम कन्वेंस के बारे में कहा। मैं आपको पहले डीम कन्वेंस और आपका रीडेवलपमेंट पे जवाब देता हूं। आपके डीम कन्वेंस के लिए और रीडेवलपमेंट के लिए इस इलेक्शन के बाद मीरा भाईंदर के हर कांग्रेस ऑफिस में हम एक लीगल टीम लॉयर बिठाएंगे और आपको हम उसका फ्री ऑफ कॉस्ट, सही, विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट आपको गाइडेंस देंगे। आज आपके सोसाइटीज में ग्रुप्स हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, उनका एक ग्रुप अलग है। कुछ लोग को नए डेवलपर लाते हैं, उसका एक ग्रुप अलग है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुझे फ्लैट ज्यादा एरिया मिलना चाहिए, उसका ग्रुप अलग है। और उसके अंदर आपको लोग गलत बताते हैं, रियल एस्टेट के एजेंट्स आपको गलत लोगों के पास ले जाते हैं, गलत बिल्डरों के पास ले जाते हैं और फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती है, लिटिगेशंस बढ़ता है। किसी ने कहा हमारी बिल्डिंग टूट गई है लेकिन उसका आगे कुछ हुआ नहीं क्योंकि गलत डेवलपर आपके हाथ में आप चले जाओगे तो उस तरह से होगा। पृथ्वीराज चौहान के वक्त में 2014 में यूडीसीपीआर कायदा बना, पूरे महाराष्ट्र में डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन बनाया गया, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन बनाया गया। वो कायदा इंप्लीमेंटेड है। क्लस्टर डेवलपमेंट की योजना के लिए जो सरकार ने फैसला करना चाहिए था इन्होंने किया नहीं। अभी इलेक्शन के 2 दिन पहले, आचार संहिता के 2 दिन पहले इन्होंने जीआर निकाला। आज जीआर निकाल के लोगों को गाजर दिया कि हमने क्लस्टर योजना ले आई। उसको साल भर लगेगा उस कायदे को ऑब्जेक्शन, सजेशन, हियरिंग सब होने के बाद। तो उसके मिसगाइडेंस में बच जाइएगा आप। आपका रीडेवलपमेंट के बारे में हम इस तरह से आपको मार्गदर्शन करेंगे। रहा कन्वेंस का, अगेन आई एम गोइंग बैक टू 2014 बिकॉज आई वाज इन द असेंबली दैट टाइम। आई एम अ विटनेस टू दैट कि उस टाइम पे सरकार ने बिल लाया डीम कन्वेंस का। किसी ने डीम कन्वेंस की बात करी कि डीम कन्वेंस होता नहीं है, तो उस वक्त 1.25 लाख या 1.5 लाख के करीब सोसाइटीज थाने, पालघर और पूरे इलाके में और मुंबई में जिनको कन्वेंस नहीं मिला फॉर वेरियस रीजंस, ये प्रॉब्लम था। तो पृथ्वीराज चौहान साहब ने एक बिल लाया कि डीम कन्वेंस देने का अधिकार रजिस्ट्रार को रहेगा, चाहे डेवलपर हो नहीं हो, उसके कुछ नॉर्म्स है, उसके बाद वो होना चाहिए। मगर इन 10 सालों में आपका रजिस्ट्रार आपको कन्वेंस देता नहीं है। वो आपसे फ्लैट के पीछे 2000-3000 रुपया मांगता है। मांगता नहीं मांगता, उसके दलाल बैठे रहते हैं, दलाल कैबिन के बाहर रहते हैं। उसका वो 2000-3000 रुपया आप दोगे तो वो शायद देगा। और उसमें भी कोई डेवलपर का इंटरेस्ट है तो वो आपको बोलेगा नहीं इसमें तो फला चीज की इश्यू है, वो आप ऐसा करो कि वो फला डेवलपर के तो संपर्क में जाओ। या तो उसका जो दलाल रहता है वो आपको बोलता है कि देखो ये साहब का है ना, वो बिल्डर के साथ बहुत अच्छा है, उसके पास जाओ तो वो आपका काम करवा देगा। मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठ के आपकी सोसाइटी की दलाली की जाती है। ये हो रहा है इस राज्य सरकार में। स्टेट इन्वेस्टमेंट की बात आपने करी, 2008 में यूएनसी एक्ट हट गया।
इस पूरे शहर के अंदर की बहुत सारी जमीनें ये यूएलसी एक्ट के अंदर में डेवलप हुई है। आप और हम जहां अभी बैठे, ये भी शांति नगर भी, शांति पार्क भी, शांति विहार भी, विजय पार्क भी, प्लेजेंट पार्क भी, रामदेव पार्क भी, शांति गार्डन भी, ये पूरा एरिया और भयंदर भी 7,800 एकड़ के करीब स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का उसके पास लीज का ग्रांट था, जो अंग्रेज सरकार ने 1865 में रामचंद्र लक्ष्मण नाम के आदमी को दिया। ये जो जाफरी खाड़ी है, ये बाजू की खाड़ी, आप जहां हम बैठे हैं पीछे जो कंपाउंड है जाफरी की खाड़ी, और घोड़बंदर ये तक के जो खाड़ी जाती है भयंदर वाली खाड़ी, इस पे बांध बांधने का, और यहाँ पे जो किसान थे वो समुद्र का पानी अंदर ना आवे और खेती कर सके, इसके ऊपर बांध बांधने का, और किसानों के पास से 1/3 सेस लेने का 1865 में दिया। 1942 में उस ग्रांट को स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी ने ले लिया। 1950 में जब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया और किसानों ने कंप्लेन करी कि स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी मेंटेन नहीं कर रही है और हमारी काम हमारा होता नहीं है, खेती लगती नहीं है। इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जमाने में लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया कि जो जमीन लगाएगा खेती उसकी, जमीन उसकी। मालूम है आप लोग को, आपके गांव के अंदर भी बहुत कुछ होगा, राजे महाराजाओं की सब जमीनें, नवाबों की जमीनें, सेंसस एक्ट बना, ये सारी चीजें हुई। ये जमीन पूरी कलेक्टर के दफ्तर में जमा हो गई। और 1979 में जब यूएलसी एक्ट आया तो गवर्नमेंट ने एक्सेस लैंड के तहत इस जमीन को एक्वायर किया और फिर वेरियस सेक्शंस के अंदर इसको डेवलपमेंट की परमिशन दी। शांति नगर उसके अंदर है, सेक्शन 20 की स्कीम है। आप हम बैठे हैं, ये भी सारी स्कीम्स है। सेक्शन 20 वेरियस स्कीम्स में इसको परमिशन दिया, गवर्नमेंट ओनर बन गई। कौन ओनर बना? गवर्नमेंट ओनर बन गई। आपके हमारे लैंड रिकॉर्ड में 7/12 पे इत्तर के अंदर स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी का नाम तो है ही है, सुपीरियर होल्डर करके भी मेन नाम पे आ गया सुपीरियर होल्डर, और इत्तर हक में यूएलसी एक्ट का नाम लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना। तो जो यूएलसी एक्ट के अंदर है उसको जाके यूएलसी से भी एनओसी लेनी पड़ती है और ये स्टेट इन्वेस्टमेंट से भी लेनी पड़ती है। 2007 में जब केंद्र सरकार ने यूएलसी एक्ट निकाल दिया तो ये कंपनी ने तिगड़मबाजी करके अपना नाम वापस 7/12 पे लगवा दिया, तिगड़मबाजी करके। मगर 10 साल में आपके आमदार ने, सरकार ने इसके खिलाफ में कोई भूमिका नहीं दी। आज आपको 2 लोगों से सुपीरियर होल्डर है, एक जमीन के 2 मालिक, मतलब आपका मकान के 2 मालिक है, एक आप है, एक सरकार है और एक स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये किसकी जिम्मेदारी थी? राज्य सरकार की, कि 10 साल से सत्ता में बैठे, हर हफ्ते इस शहर में आते हैं, भूमि पूजन करते हैं, गलत आश्वासन देते हैं। कोर्ट पे जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। एक जमीन के 2 मालिक कैसे हो सकते? और जो आमदार है, जो 10 साल से आमदार है इन शहरों में, देख लो कि 10 साल में उनके कितने लाख स्क्वायर फीट का काम चलता था और आज इस शहर में कितने लाख स्क्वायर फीट का काम चलता है। उनको कहां से देता है स्टेट इन्वेस्टमेंट एनओसी? उनको कैसे देता है? क्या वो पैसे देते हैं? वो आपकी रीडेवलपमेंट के लिए शांति नगर के अंदर प्रपोजल आता है ना, शांति नगर में आमदारों का लेटर आता है ना कि आपकी रीडेवलपमेंट हम करेंगे, मगर कन्वेंस की बात नहीं करते कि शांति स्टार बिल्डर से हम कन्वेंस करा के देंगे, शांति गार्डन का हम करा के देंगे, शांति पार्क का हम करा के देंगे। ये बात नहीं करते। ये कहते हैं कि ये शहर हम आपको देंगे, 25% देंगे, 30% देंगे, रीडेवलपमेंट आप आपको देंगे। क्यों नहीं करते? क्यों आपकी कन्वेंस की बात नहीं करते? ये आपका कन्वेंस का काम, आपको लीगल गाइडेंस करके देने का काम ये हम लोग करेंगे। अब आ जाता वो सजेशन पे कि हमने क्या सजेशन दिया। हमने सजेशन दिया इस शहर में मेट्रो को कहां से कहां कनेक्ट करना है, भयंदर वेस्ट तक के मीरा रोड से लिंक रोड भयंदर से कनेक्ट करना है ताकि इस शहर में आने जाने के लिए 3 रास्ते रहे। हमने सजेशन दिया है कि इस शहर में एक ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए हाईवे के ऊपर, क्योंकि पालघर, मनोर, सूरत से लेकर के तो टोकेला बेन तक के कोई ट्रॉमा हॉस्पिटल है ही नहीं, तो वहां एक ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए। हमने सजेशन दिया कि इस शहर में किसी ने कोर्ट की बात करी 2004 और 7 के अंदर, ये जो कोर्ट आपके सामने बन के खड़ा है, वकील साहब कोई थे, उन्होंने कहा ये जो कोर्ट आपके सामने बन के खड़ा है, छगन भुजबल पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे, विलासराव देशमुख मिनिस्टर थे,
गोविंद राव एक लॉ एंड जुडिशरी के मिनिस्टर थे। अगर मुजफ्फर हुसैन इतने नाम के साथ बोल सकता है, इसका मतलब मुजफ्फर हुसैन ने काम किया। तब जाके कोर्ट की जमीन बनी। पहले हमने प्रपोज किया था भयंदर वेस्ट में, फिर वो जमीन छोटी निकली, खाली 800 मीटर की निकली, तो हाईकोर्ट ने उसको मना किया, तो ये जमीन को फिर हमने यहाँ शिफ्ट किया। 10 साल से कोर्ट की बिल्डिंग बन के खड़ी है। अभी इलेक्शन के 4 दिन पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन जीआर निकाला कि 1 जज और 4 कर्मचारी उसके लिए सैंक्शन किया गया। 1 जज 4 कर्मचारी 15 लाख की आबादी के लिए। क्या खेल चल रहा है? सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हमने कोर्ट बना दिया है, स्टाफ हो गया, अभी वकील आ जाएंगे, अपना जज आ जाएंगे, स्टाफ आ जाएगा। इससे नहीं होगा। हमने सजेशन दिया है कि इस शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहिए, सिटी सिविल कोर्ट चाहिए, फैमिली कोर्ट चाहिए। आज थाना जाना पड़ता है। जब ये शहर 20 से 25-30 लाख का बनेगा, तो क्या पॉसिबल है कि आप यहाँ से 30 किलोमीटर जाना, आज आना जाना, एक दिन गाड़ी घोड़ा, पैसा, तकलीफ, रास्ते, कितनी परेशानी है। वकीलों को परेशानी है, पिटिशनर्स को परेशानी है, जनता को परेशानी है, कोर्ट में काम करने वाले लोगों को परेशानी है, पुलिस को परेशानी है कि मुजरिम को वहां तक ले जाना पड़ता है। मगर इनको 10 साल में ये दोनों तीनों आमदारों को, खासदार को, सरकार को, कॉर्पोरेटर्स को किसी को पड़ी नहीं कि हम ये कोर्ट का काम करें। तो हमने सजेशन दिया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट यहाँ होना चाहिए। हमने सजेशन दिया कि इस शहर में 4 हेलीपैड्स होना चाहिए। 4 हेलीपैड्स। अब आपको लगेगा हेलीपैड क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आर्म फोर्सेस को लाना है, फोर्सेस को लाना है, पुलिस को लाना है, आर्मी को लाना है, तब हेलीपैड्स होने चाहिए। आपके हमारे सामने कोविड जैसा सिचुएशन हुई, ऐसे टाइम पे एयरलिफ्ट करना है, मेडिकल पर्पस करना है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, तब चाहिए। डिजास्टर हो गया, तूफान आ गया, लोग हैवॉक बच गया, आपको एयरलिफ्ट करने की बात आई, तब आपको हेलीपैड चाहिए। आपको हेलीकॉप्टर में शादी ब्याह सेलिब्रेट करना है, तो आपको हेलीपैड चाहिए। मजाक नहीं, हकीकत है। आजकल लोग करते हैं ना, करते कि नहीं करते? तो हर चीज को लिए खाली ट्रेजेडी के लिए चाहिए ऐसा नहीं है, मगर वो चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा प्लेग्राउंड चाहिए, गार्डन्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। ऐसी कई सजेशंस हमने नए डेवलपमेंट प्लान में हमने दी, जो अगले 20 साल इस शहर की रिक्वायरमेंट है। रोजगार के लिए हमने जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस का रिजर्वेशन करवाए थे, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया, रेजिडेंशियल बना दिया। आज हर सिटी सैटेलाइट सिटी बननी चाहिए, सेल्फ सस्टेन्ड सिटी बननी चाहिए, ताकि लोग प्रवास नहीं करें। आज वर्क फॉर होम का कल्चर आ गया कोविड के बाद में, सही है ना? तो ये कल्चर हमेशा ही चलेगा, जरूरी नहीं। तो उसी शहर के अंदर आपके पास में ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस होना चाहिए, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज होना चाहिए। यहाँ एमआईडीसी थी, वो एमआईडीसी को खत्म कर दिया, उसको रेजिडेंशियल जोन बना दिया। जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस का, आईटी पार्क का हमने प्रावधान किया था, वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इस सिटी के अंदर नौजवानों को, सबको काम करने के लिए, रोजगार के लिए, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इस तरह का कमर्शियल हब हमने सूचित किया, पानी के लिए किया और बाकी की तमाम चीजों के लिए किया। अगर मैं पूरी चीज आपको बोलते जाऊं, 9:45 हो गए हैं, पूरी चीज अगर मैं आपको बोलते जाऊं तो मैं समझता हूं मैं आपके सामने 10 घंटे बोल सकता हूं। इन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं किया। आपके हमारे सामने, आपने ही सुनाया सब कुछ, मैंने उसका सिर्फ आपको खुलासा दिया और हमने क्या प्रपोज किया है, हम क्या करना चाहते हैं, ये आपको बताया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसके लिए इनको सभाएं करनी पड़ती है, बड़े बड़े शंकराचार्य साहब को लाना पड़ता है, बड़े बड़े इवेंट करने पड़ते हैं, फिल्म स्टार्स को लाना पड़ता है, सेलिब्रिटीज को लाना पड़ता है, लोगों को मिसगाइड करने के लिए। धर्म कर्म का काम होना चाहिए। हर शहर में हर मजहब के लोगों का अपना अपना धर्म कर्म का काम होना चाहिए। मगर इलेक्शन के वक्त ही क्यों? इलेक्शन के वक्त ही क्यों? तो लोगों को मिसगाइड करना है, धर्म के नाम पे करना है। क्यों? ये लगता है महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट मुस्लिम है तो हिंदू मुस्लिम करो। क्या करो? हिंदू मुस्लिम करो। ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, मुसलमान है। ये ब्लड बैंक है ना, राजीव गांधी की ब्लड बैंक। हमने कोविड में हमारे पार्टी के वर्कर काम करते थे, लोगों को ब्लड नहीं मिलता था, ब्लड पहुंचाते थे।
वहां लोग ब्लड के लिए आते थे, फोन करते थे, 24/7 हम कॉलिंग सेंटर चलाते थे। 250 लोग हम लोग कंटिन्यूस कोविड में काम करते थे। 1 लाख आदमी को हमने रास्तों पे खाना खिलाया, माइग्रेंट्स जो जा रहे थे। उस वक्त हमने ये नहीं देखा ये हिंदू है कि मुसलमान है। हिंदू शमशान भूमि में मुसलमान जो है प्रेत ले जा करके अग्नि दिया है कोविड में आपके हमारे इस शहर में। और मुस्लिम बॉडी दफनाने के लिए हिंदू भाई भी जाकर के दफनाए, क्योंकि लेबर नहीं मिलता था दफनाने के लिए, क्रिश्चियन बॉडी दफनाने के लिए। कोविड में हुआ है, ये ब्लड दिया है। आप और हम ब्लड लेने जाते हैं, उस वक्त बोलते हैं क्या, ए भाई मेरे को जैन का देना, मेरे को स्थानकवासी का देना, मेरे को देरावासी का देना, मेरे को जय स्वामीनारायण वाला देना, मेरे को गोरी का देना, मेरे को शिया का देना, मेरे को सुन्नी का देना, मेरे को मराठा का देना, मेरे को एससी का देना, मेरे को एसटी का देना, मेरे को ओबीसी का देना, गुजराती का देना, मारवाड़ी का देना, मद्रासी का देना, तमिलियन का देना, केरलाइट का देना, उत्तर प्रदेश का देना, पंजाब का देना। ऐसा बोलते हो? तब बोलते भाई खून दो, जान बचानी है। वो डॉक्टर मुसलमान होता है, नर्स क्रिश्चियन होती है, दूसरा स्टाफ मलयाली होता है, तीसरा कोई पंजाब का होता है। तब बोलते तुम ही भगवान हो, मेरी माँ को बचाओ, बेटे को बचाओ, भाई को बचाओ, माँ को बचाओ, बेटे को बचाओ, बाप को बचाओ, तुम ही भगवान हो, तुम ही खुदा हो। तब भूल जाते हैं, तब भूल जाते हैं। फिर वोट देने के टाइम क्यों याद कराते हैं और क्यों याद रखते हैं? आप म्युनिसिपैलिटी का टैक्स भरते हो, उसमें बियर बार वाले का भी टैक्स आता है, मुसलमान का भी आता है, चिकन वाले का भी आता है, मटन वाले का भी आता है, शराब की दुकान वाले का भी आता है, सट्टे वाले का भी आता है, सभी समाज का आता है। फिर मस्जिद के सामने रास्ता बनाना वो पैसे का चलता है, मंदिर के सामने रास्ता बनाना चलता है, जिस गार्डन में घूमने को जाते हैं उसका जॉगिंग ट्रैक चलता है, उसका गेट के ऊपर बढ़िया गेट बना करके नाम लिखवाना चलता है। तभी क्यों नहीं बोलते हो कि नहीं म्युनिसिपैलिटी के अंदर हिंदू और मुसलमान का पैसा अलग करो, हमारे सामने का रास्ता खाली मुसलमान का पैसे का होना चाहिए, हमारे सामने का काम खाली हिंदू का पैसे का होना चाहिए। तब क्यों नहीं बोलते हो? तब चलता है। अगर वोट देने का आएगा तो बोलेगा नहीं आपड़ा तो गुजराती का जापानू से, आपड़े तो मारवाड़ी जैन નું જ આપવાનું છે, अपने को तो अपने मियाँ भाई को देने का। भाई क्या बोलता है भंडारा? क्या तमाशा चल रहा है देश में, क्या तमाशा चल रहा है? वो निकालो ना। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घटना बनाई, एक गुट बांधी, सभी समाज के भारत के लोगों को एक साथ रह करके इस देश को महान बनाने के लिए काम किया। अब उस महान राष्ट्र को इतना छोटा सा राष्ट्र बना रहे हैं। हमारी सोच और विचार इतनी छोटी हो गई है। हमारे आपके धर्म ने, चाहे भागवत गीता हो, रामायण हो, बाइबल हो, कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, विष्णु ने 10 अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भी अवतार लिया, कृष्णा का भी अवतार लिया। आकर के मनुष्य को क्या पता है? मनुष्य परम धर्म, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, भूखे को खाना खिलाओ, ये सिखाया। राम ने क्या सिखाया? माँ बाप के बोलने पे राजपाट छोड़ करके चले गए। आज लोग तो 5 साल की आमदनी भी छोड़ने को तैयार है। उस 5 साल की आमदनी के लिए पूरे शहर को तमाशा बना के रख दिया। तो क्या सीखा आपने? उपवास रखना है, रोजा रखना है, सब कुछ मनुष्य के लिए, इंसान के लिए। अरे जिस भगवान ने, जिस खुदा ने ये पृथ्वी बनाई, सृष्टि बनाई, दुनिया बनाई, उसको तुम्हारे हमारे सजदे की जरूरत नहीं है, उसको तुम्हारे हमारे प्रार्थना की, आराधना की, पूजा की जरूरत नहीं है। ये सब तुम्हारे हमारे शरीर के लिए है, मनुष्य के लिए है। आपका हमारा शरीर अच्छा रहे, आपका हमारा परिवार सुखी रहे, हम सुख और समृद्ध रहे, उसके लिए धर्म कर्म है, ना कि मनुष्य को बांटने के लिए धर्म कर्म है। तो धर्म के नाम पे काय के लिए राजनीति होती है? आपको किसी पंडित या मौलाना या पादरी को असेंबली के लिए चुनना है कि पादरी का काम है चर्च में मास खोले, मौलाना का काम है नमाज पढ़ावे, पंडित का काम है हवन करे, प्रार्थना करे, आराधना करावे। तो आपको वहां धर्म क्यों देखना है? आपको तो वहां ये देखना है कि आपकी जाके बात कौन रखेगा, आपके समाज के लिए, लोग के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, इनको संगठित कौन रखेगा, समाज के लिए काम कौन करेगा, इसके ऊपर देख के आपको फैसला करना। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ?
प्रणाम बस सर। मेरे बात से अगर आप लोग इत्तेफाक नहीं करते तो जोर से ताली बजाओ। हेलो हाँ हेलो हेलो अरे मैंने कहा अगर इत्तेफाक नहीं करते हो, अरे क्या भाई, आता मी मराठीत बोलेन, मी मराठी। लोक बोलते ये मुसलमान आहे, अरे मी सांगतो मी महाराष्ट्रीयन आहे, मी मराठी आहे, मी छत्रपती शिवाजी महाराजचा मावळा आहे, त्यांचा वंशज आहे, या महान राष्ट्राचा रक्षक आहे। महाराष्ट्रामध्ये येणारा प्रत्येक नागरिक व कोणत्याही जाती धर्माचा माणूस असेल त्याच्यासाठी काम करणारा लढणारा मराठी आहे। विचार करा जर या मराठी माणसाने तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये येऊ दिलं नसतं तर तुम्ही गुजरात, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, केरला, मद्रास, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, काश्मीर इथेच थांबले असते, महाराष्ट्र येऊ शकले नसते। पण ती तुम्हाला संधी दिली छत्रपती शिवाजी महाराजांनी, ती संधी तुम्हाला दिली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, आणि आम्ही त्यांचे विचारांना मानणारी व्यक्ती आहोत। हम उनके विचारों पे चलते हैं। एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और एक पहाड़ आप पे गिर रहा है, ये जो बिजली है ये बड़ी जोर से कड़कने वाली है, क्योंकि अडानी प्रीपेड मीटर आपका लगा रहा है। अडानी प्रीपेड मीटर आपका लगा रहा है, और अडानी अंबानी किसके है ये मुझे आपको कहने की जरूरत है। किसके है बताओ जरा, उस पार्टी का नाम बोलो। अडानी अंबानी किसके है बताओ? मोदी के। मोदी कौन सी पार्टी के है ये बताओ। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? मतलब आपका जेब में से जीएसटी के नाम पे पैसा निकाल दिया, आपको पानी नहीं देते, पानी का टैक्स बढ़ा दिया, हाउस टैक्स बढ़ा दिया, आपको रास्ता नहीं, वाटर नहीं, गटर नहीं, मेट्रो नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और अब लाइट बची थी, आपको बिजली गुल, वो पिक्चर एक आई थी पता है आपको, बत्ती गुल। बत्ती गुल, तो उसी तरह से अगर बत्ती गुल करना है तो जातिवाद के ऊपर जाके आप वोट कीजिएगा, अन्यथा इस समाज को जो संगठित रख के आगे ले जाने का काम करता है उसको वोट कीजिएगा। और वो है महाविकास आघाड़ी, मुजफ्फर हुसैन, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस। ये हाथ के पंजे को मत भूलिएगा। आप सब लोग यहाँ पर आए, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय भीम। एक साथ कहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। धन्यवाद।